इस वीडियो में हम सीएनटी तथा एसपीटी में प्रस्तावित संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सीएनटी तथा एसपीटी में प्रस्तावित संशोधन के बारे में बात करें तो ये जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हम पढ़ेंगे सीएनटी एक्ट की धारा 49 क्या कहती है। सीएनटी एक्ट की धारा 49, इसका जो संशोधन वर्ष था वो है 2016। सीएनटी एक्ट की धारा 49 का संशोधन वर्ष 2016 है। पूर्व के प्रावधान के बारे में बात करें तो इस धारा के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी। तो अगर पूर्व में क्या प्रावधान था उसके बारे में अगर जाने तो इस एंटी एक्ट की धारा 49 के तहत क्या था कि इस धारा के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन हम ले सकते थे। लेकिन 2016 में जो किए गए प्रावधान थे वो इस प्रकार थे। 2016 में क्या प्रावधान हुए, आइए उसको देखते हैं। अब उद्योग और खनन कार्यों के अतिरिक्त आधारभूत संरचना, अब पहले तो था कि उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही आप जमीन ले सकते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त अब आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार जमीन ले सकेगी। तो पहले क्या था कि सरकार की ओर से केवल जो है उद्योग और खनन के कार्यों के लिए ही जमीन ले सकते थे, तो वो जो सीएनटी एक्ट की धारा जो है 49 के तहत। लेकिन अब क्या है कि अब उद्योग और खनन कार्यों के अतिरिक्त आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार जमीन ले सकेगी। साथ ही सरकार अब विकास हेतु निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। अब जो है सरकार विकास के कार्य के लिए, ठीक है, निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। अब पढ़ेंगे हम सीएनटी एक्ट की धारा 71 का को। आखिर सीएनटी एक्ट की धारा 71 का को में है क्या। बात करें तो इसका जो संशोधन वर्ष था वो था 2016। ठीक है, सीएनटी एक्ट की धारा 71 को में जो संशोधन हुए कब हुए, 2016 में। पहले के प्रावधान क्या थे, इस धारा के तहत एसएआर कोर्ट से क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की जमीन और गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जा सकती थी। तो पहले इसके प्रावधान क्या थे सीएनटी एक्ट की धारा 71 को का कि इस धारा के तहत एसएआर कोर्ट से क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित की जा सकती थी। ठीक है, आदिवासियों की जो जमीन है उसे वो गैर आदिवासियों को हस्तांतरित कर सकते थे पहले सीएनटी एक्ट की धारा 71 का को के तहत जो संशोधन हुआ 2016 में। अब 2016 में जो है संशोधन वर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। अब 2016 में क्या क्या संशोधन हुआ उसके बारे में देखते हैं। अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। अब जो है पहले तो ले सकते थे, लेकिन अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही जमीन वापसी के मुकदमे एसआर कोर्ट में दायर होंगे। ठीक है, अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही जमीन वापसी के मुकदमे एसएआर कोर्ट में दायर होंगे। अब पढ़ेंगे हम सीएनटी एक्ट की धारा 21 और एसपीटी एक्ट की धारा 13 के बारे में। आखिर सीएनटी एक्ट की धारा 21 क्या है और एसपीटी एक्ट की धारा 13 क्या है। संशोधन वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो ये हुआ था 2016 में। संशोधन वर्ष सीएनटी एक्ट की धारा 21 और एसपीटी एक्ट के धारा 13 में संशोधन वर्ष कब हुआ था, 2016 को। तो अगर हम पहले के प्रावधानों के बारे में बात करें तो मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। मालिक को पहले जो है जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, अर्थात जमीन की प्रकृति यदि कृषि कार्य है, ठीक है, जमीन की प्रकृति अगर कृषि है तो मालिक इसका इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं कर सकता था। तो मालिक की जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार न था। अगर उस फील्ड पे वो कृषि कर रहा है तो वह कृषि ही करेगा। ठीक है, उसका इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं कर सकता था। ये था पहले का प्रावधान। अब जो है 2016 में क्या हुआ, 2016 में किया गया संशोधन। अब मालिक को जमीन की प्रकृति को बदलने का अधिकार दिया जाएगा। अब मालिक जो है जमीन की प्रकृति को बदल सकते हैं। इसके पश्चात जमीन मालिक कृषि योग्य जमीन का उपयोग मकान, दुकान के निर्माण या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर सकेगा। तो अब जो जमीन पहले क्या था, पहले था कि जो जमीन कृषि के लायक है हम उसमें कृषि ही कर पाएंगे, उसमें मकान जो है
दुकान ये सब नहीं बना सकते, लेकिन अब ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मालिक जो है कृषि योग्य जमीन का उपयोग मकान, दुकान के निर्माण या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर सकता है। अब जानेंगे हम कि विल्किंसन नियम क्या है। तो विल्किंसन नियम जो है ये 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल प्रांत की दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्तमान बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में राजस्व संग्रह की शक्ति मिली थी। अगर हम विल्किंसन नियम के बारे में बात करें तो 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल प्रांत की दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्तमान बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में राजस्व संग्रह की शक्ति मिली थी। सिंहभूम और छोटा नागपुर भी बंगाल के पास थे। ठीक है, सिंहभूम और छोटा नागपुर भी बंगाल के पास थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण के उद्देश्य से प्रवेश किया था। तो इन क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ही था राजस्व संग्रहण। क्षेत्र में कोल आंदोलन के कारण रामगढ़ बटालियन के ब्रिटिश कमांडेंट टी विल्किंसन ने सोचा कि चूंकि ये क्षेत्र पहले से ही आदिवासी आंदोलन के कारण परेशान है, ठीक है, क्योंकि हो रहा था उस समय कोल आंदोलन और उसके कारण जो है रामगढ़ बटालियन के जो ब्रिटिश कमांडेंट थे टी विल्किंसन, ठीक है, उन्होंने सोचा कि चूंकि ये क्षेत्र पहले से ही आदिवासी आंदोलन के कारण परेशान है, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसलिए चौथे नगर, ठीक है, इसलिए चौथे नगर के क्षेत्र के 1833 दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी के संकल्प के माध्यम से बनाया गया था और कप्तान विल्किंसन को गवर्नर जनरल के प्रमुख एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। सिंहभूम और छोटा नागपुर भी बंगाल के पास था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण के उद्देश्य से प्रवेश किया था। क्षेत्र में कोल आंदोलन के कारण रामगढ़ बटालियन के ब्रिटिश कमांडेंट टी विल्किंसन ने सोचा चूंकि ये क्षेत्र पहले से ही आदिवासी आंदोलन के कारण परेशान है, इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसलिए चौथे नगर के क्षेत्र के 1833 दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के संकल्प के माध्यम से बनाया गया था और कप्तान विल्किंसन को गवर्नर जनरल के प्रमुख एजेंट्स के रूप में नियुक्त किया गया था। लगभग उसी समय, ठीक है, लगभग उसी समय पीओ राहट, सरायकेला और खरसामान इलाके के कई गांवों पर एच.ओ. लोक का वर्चस्व रहा। किसका वर्चस्व रहा? एच.ओ. लोक का वर्चस्व रहा। इसके साथ ही उनके स्थानीय शासकों के खिलाफ भी विद्रोह हुआ, जिसने इस क्षेत्र में ब्रिटिश अभियान के लिए मार्ग प्रशस्त किया। स्थानीय शासकों ने कुछ संधियों में प्रवेश करके अंग्रेजों से मदद मांगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सशस्त्र बलों ने इन क्षेत्रों पर हमला किया और आखिर में सभी ही गांवों के मानकी और मुंडा को 1837 में विल्किंसन के साथ समर्पण करना था और फिर 1837 में गठन हो प्रधान का मंडल को आत्मसात करना, मयूरभंज, पोरहाट, सरायकेला और खरसावा के इलाके के गांव और दक्षिणी पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी में भी इसे शामिल किया गया था। सहायक राजनीतिक एजेंट के नाम पर एक नया अधिकारी नियुक्त किया गया। चाईबासा कोल्हन स्टेट का मुख्यालय बन गया। आगे बात करें तो मानिसपियर गांवों के एक समूह को मानिसपियर कहते थे और मुंडा गांवों के प्रमुख थे को उनके संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार बनाया गया। वर्ष 1834 में विल्किंसन द्वारा तैयार किए गए सिविल नियम दक्षिण विंटर फ्रंटियर एजेंसी के अनुदान के लिए, जिसे विल्किंसन नियम कहा जाता है, को 1837 वर्ष में भी पेश किया गया था। इस रूल को आधार बनाकर कोल्हान में आज भी स्वायत्तता के संघर्ष को जिंदा रखा गया है। हालांकि 1978 से 80 में उस संघर्ष का सूत्रपात करने वाले नेता केसी हेम्ब्रम पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। तो इसी रूल को आधार बनाकर कोल्हान में आज भी स्वायत्तता के संघर्ष को जिंदा रखा गया है। हालांकि 1978 से 80 में उस संघर्ष का सूत्रपात करने वाले नेता केसी हेम्ब्रम पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला।